देखो बायो सेवर्ट का नियम, और बायो सेवर्ट का नियम ना, बायो सेवर्ट का नियम आल्सो ना कभी कभी घुमा के पूछता है। घुमा के पूछने का मतलब है कि वो सीधा सीधा लिखेगा नहीं कि बायो सेवर्ट का नियम दीजिए, वो लिखेगा ऐसे, सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अगर वो सीधा बायो सेवर्ट का नियम देखता तो बहुत इजी हो जाता क्वेश्चन, लेकिन वो कई बार घुमा देते हैं। क्या लिखते हैं, सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, तब आपको बायो सेवर्ट का नियम देना होगा। क्या बोला, कैसा धारावाही चालक है, ये सीधा धारावाही चालक है। अब सीधा है तो ऐसे होना चाहिए ना, एकदम सीधा स्ट्रेट। दिक्कत यह है कि एक बुक में शुरू से ट्रेडिशनली वो ऐसे ही डायग्राम दिया है, और ऐसे ले लिया तो अब जो भी पब्लिकेशन ऐसे छापती चली गई। जो नहीं कि आप ऐसा लो, आप कुछ ले भी सकते हो सीधा डायग्राम। ये कोई धारावाही चालक है, ठीक है, धारावाही चालक है, और चालक में क्या बह रही है, धारा बह रही है। कितनी एम्पियर की मान लें हम इसको, आई एम्पियर की धारा बह रही है। इस तार है ना, ये तार की लंबाई कितनी मान लेते हैं हम, ये जो धारावाही चालक है इसकी लंबाई कितनी है, L है। और क्या करते हैं हम इसमें, L लंबाई की यदि कोई तार है उसमें धारा बह रही है, तो इस तार से R दूरी पर कोई बिंदु P मानेंगे हम या O मानेंगे, और उस बिंदु पर हम निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, पूरे तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। गॉस के परमे में भी हम ऐसे करते थे, ठीक है, जो पृष्ठ होता था बंद पृष्ठ, उसके कारण चुंबकीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते थे। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए सबसे पहले हम छोटा सा एक हिस्सा लेते थे, ds या da dl करके गॉस के परमे में। तो पहले छोटे हिस्से से निकलने वाला फ्लक्स निकालते थे या विद्युत क्षेत्र, फिर पूरे संपूर्ण हिस्से से निकलने वाला। वैसे ही बायो सेवर्ट के नियम में एक छोटे से ये संपूर्ण परिपथ में या संपूर्ण तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक छोटे से हिस्से से निकलने वाला चुंबकीय क्षेत्र निकालना होगा। और ये छोटा सा हिस्सा कौन सा मान लो, इसमें ये मान लो कोई ये छोटा सा हिस्सा है, मैं इसको ऐसे हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये छोटा सा हिस्सा है। पूरे के कारण निकालना है तो उसके लिए पहले छोटे के कारण निकालना पड़ेगा। और इस छोटे से हिस्से को क्या लिख सकता हूँ मैं, या तो dl लिख सकता हूँ या ऐसे लिख सकता हूँ dl, ठीक है। बहुत से बुक में ऐसे भी लिखा होगा, d ऐसे भी, डेल्टा ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, s की तरह। मैं ऐसे लिख के चल रहा हूँ। और इस dl को क्या कहते हैं, स्वल्पांश। स्वल्पांश मतलब एक छोटा सा अंश, इस पूरे तार का एक छोटा सा एक हिस्सा लिया है हमने, ये कहलाएगा स्वल्पांश या छोटा सा अंश या स्मॉल फैक्टर, छोटा सा टुकड़ा। और इस छोटे से टुकड़े के कारण या तार के छोटे से हिस्से dl के कारण इससे r दूरी पर एक बिंदु मान लो P है, और इस बिंदु पर क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ओके, कैसे निकालेंगे, देखो पहले तो डायग्राम पूरा हो जाए। L लंबाई का तार है, I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। dl एक छोटा सा स्वल्पांश लिया है, और dl के कारण r दूरी पर बिंदु P है, और इस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इस बिंदु पर B निकालना है हमें, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये dl की डायरेक्शन, अच्छा बीच में फिर एंगल आता है, ये dl की सपोर्ट डायरेक्शन हो गई, या बहने वाली धारा dl की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, और जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वो इस साइड है, ये इस साइड है, ठीक है। तो दोनों के बीच एंगल कितना मान लेते हैं, माना कि ये ब्लू वाला जो मार्कर है dl की डायरेक्शन है, और ये वाला मार्कर है जिसपे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मतलब r की दूरी है ये। तो इन दोनों के बीच जो एंगल क्रिएट होगा उस एंगल को हम किस चीज से दिखा देंगे, इसको सपोज दिखा देते हैं हम थीटा से। ये छोटा सा एंगल हो गया थीटा। अब यहां से बायो सेवर्ट का नियम क्या बोलता है देखते हैं। स्टार्टिंग कैसे होगा लाइन, ये सीधे धारावाही चालक में यदि I एम्पियर की धारा बह रही है, इस धारावाही चालक में यदि हमने एक स्वल्पांश dl लिया है, इस स्वल्पांश dl के कारण r दूरी पर बिंदु P है जिसपे हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ये लिखना है हमें। उसके बाद क्या करना है बायो सेवर्ट के नियम में,
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर होगी? यहां से अगर लिखें तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B किसके समानुपाती होती है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। चालक में धारा कौन सी बह रही है? I। तो ये प्रोपोर्शनल होगा S के। ये सारे मार्कर कहाँ गए? अभी तो मैंने चेक किया तो सारे मार्कर सही चल रहे थे। हाँ होता है गर्मी में कभी भी। अभी टेस्ट किया तो सारे सही चल रहे थे। ठीक है, इसको ना ऐसे ऐसे करते रहो। ये चमक रहा है? कोई बात नहीं, नोट तो नहीं करना है ना। फोन में चमक रहा है, देखो। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसके समानुपाती होती है? धारा के। तो आपको ये लाइन लिख देना कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारा के समानुपाती होती है। इसे डब्बा बना के इक्वेशन 1 डाल देना है। फिर अगला, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता स्वल्पांश dl के समानुपाती होती है। स्वल्पांश dl के समानुपाती होती है। इसे क्या लिख देना? इक्वेशन 2। और जो भी आप ये बॉक्स में लिखोगे हिंदी में एक बार लिख लेना है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारा I के समानुपाती होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता स्वल्पांश dl के समानुपाती होती है। फिर आल्सो एक और चीज है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dl तथा r के मध्य बनने वाले कोण, dl कहाँ है? dl है ये ऊपर की तरफ, ये dl ऊपर की तरफ है dl, और r है ये। तो dl और r के मध्य बनने वाले कोण के ज्या के, क्या बोल रहा हूं? कोण का ज्या। ज्या मतलब होता है साइन थीटा। कोण का ज्या मतलब साइन थीटा की बात हो रही है। अगला स्टेटमेंट क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B dl व r के मध्य बनने वाले कोण के ज्या के समानुपाती होता है। इसका मतलब B प्रोपोर्शनल क्या है? साइन थीटा। इनके बीच कोण जो बन रहा है वो थीटा है, और ज्या, ज्या मतलब साइन थीटा। ये इसे इक्वेशन 3। और भी कुछ है? और क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आल्सो डिपेंड करती है कि स्वल्पांश से बिंदु के बीच की दूरी कितनी है। दूरी को किस चीज से दिखाया है? r से। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये लास्ट लाइन है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इट मीन्स 1/, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये आपका लास्ट स्टेटमेंट है। कौन सा इक्वेशन हो गया? 4। अब क्या करते थे, क्या करेंगे इसके बाद? फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4 चारों इक्वेशन को हम आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4। हिंदी में क्या बोलेंगे? समीकरण 1 2 3 व 4 से। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या बोल रहा है? ये और हवा लगने की वजह से ये और बंद हो जा रहा है, तो बंद ही कर दो उसको। इक्वेशन 1 क्या बोल रहा है? B प्रोपोर्शनल I। ठीक है, इक्वेशन 2 क्या है? B प्रोपोर्शनल DL। ये हो गया B प्रोपोर्शनल DL। इक्वेशन 3 क्या है? B प्रोपोर्शनल, तो B प्रोपोर्शनल साइन थीटा। और इक्वेशन 4 क्या है? B इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर। तो 1 की जगह तो ऊपर गुणा होगा तो यही आएगा IDL साइन थीटा, और नीचे आ गया R स्क्वायर। इक्वेशन 1 2 3 4 सारा जोड़ दिया हमने। अब हमें सिंपल सा फिजिक्स पता है, कभी भी समानुपाती का चिन्ह हटता है, प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, तो बराबर के साथ एक कांस्टेंट आता है। तो B, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो बराबर आया, और बराबर रहेगा तो बराबर के साथ एक क्या आता है? कांस्टेंट। यहां पर जो कांस्टेंट होता है इसको दिखाते हैं हम μ0/4π। जैसे कि कूलाम के नियम में हम कांस्टेंट दिखाते थे 1/4πε0।
वैसे यहाँ पर जो कांस्टेंट होगा नियतांक म्यू 0/4 पाई। और कांस्टेंट वैल्यू की खासियत क्या होती है, इसका हिंदी का नाम ही है नियत अंक। इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। जैसे म्यू 0/4 पाई की वैल्यू फिक्स है, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका म्यू 0/4 पाई। आगे क्या बचा, देखो कांस्टेंट के साथ हटा तो बराबर के साथ, प्रोपोर्शनल हटा तो बराबर के साथ कांस्टेंट आ गया, बचा क्या, आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका है बायो सेवर्ट का नियम और ये फाइनल है। तो इसको आप एक डब्बे में बंद कर दोगे, जहां म्यू 0/4 पाई क्या है, म्यू 0/4 पाई को क्या बोलते हैं, चुंबकशीलता। ठीक है, चुंबक, उसके अलावा भी कुछ है, और म्यू 0/4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷। कोई मात्रक, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। यही है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये हो गया आपका बायो सेवर्ट का नियम खत्म है। सिंपल है ना, रिवाइज करेंगे और आसान है। ये सारे टर्म्स समझ में आ गए। इसके बाद हम इसी से रिलेटेड एक डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, ये रिवाइज हो गया तो वो डेरिवेशन करना और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, एक तार लेना है, एल लंबाई की तार है, और यही काम सारे डेरिवेशन में करना है। तार की लंबाई पहले पता कर लेनी है कितनी है, करंट कितनी बह रही है वो पता करना है, डीएल पता करना है, और डीएल के बाद आर पता करना है। और सबसे मेन है सारे डेरिवेशन में आगे आने वाले, डीएल और आर के बीच की दूरी कह रहा हूं, दिशा, इन दोनों के बीच की डायरेक्शन, एंगल कितना है, थीटा, वो पता कर लेना है। और इस तरह से आएगा बी प्रोपोर्शनल आई, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारा आई के समानुपाती होती है। नंबर 2, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता स्वल्पांश डीएल के समानुपाती होती है, फिर ये लिख दे रहा है। फिर तीसरे नंबर पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता साइन थीटा क्या है, डीएल तथा आर के मध्य बनने वाले कोण के ज्या के समानुपाती होती है। तब आपको बॉक्स में ये लिख देना है। और लास्ट में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। देन आपने जोड़ा, कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। ये आपका बायो सेवर्ट का नियम है। ओके।